नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात आजाद भारत में महिलाओं की स्थिति और उनको मिले संवैधानिक अधिकारों की। बहुत कम लोगों को पता है कि 1950 में संविधान के लागू होने के दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में रहा जहां महिलाओं को समानता के अधिकार के साथ साथ वोट देने का अधिकार भी हासिल हुआ और तब से लेकर अब तक भारत में महिलाओं के पक्ष में करीब 40 से ज्यादा कानून बन चुके हैं। और हाल ही में सरकार ने कोशिश की है कि भारत में तलाक के कानून को महिलाओं के लिए आसान किया जा सके। मकसद ये है कि समाज में महिलाओं को समानता और आजादी का पूरा हक मिले। लेकिन क्या हमारे देश में बने इन कानूनों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने में वाकई भूमिका निभाई है? और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं उर्वशी बुटालिया, जो इतिहासकार हैं और डायरेक्टर हैं जुबान पब्लिशर्स की। बहुत बहुत स्वागत है आपका उर्वशी जी। इसके अलावा हमारे साथ हैं मैमूना मुल्ला, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन यानी एडवा की। मैमूना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं मैत्री पुष्पा जी। इनको किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हिंदी साहित्यकार हैं और हिंदी पढ़ने वाले लोग जानते हैं, समझते हैं। हमारे साथ इसके अलावा एक और खास मेहमान हैं डॉक्टर सईदा हमीद, जो कि योजना आयोग की सदस्य हैं। सईदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चारू वली खन्ना। चारू, आपका भी स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं वो खास रिपोर्ट जिसमें ये बात की गई है कि कैसे तलाक के कानून को आसान बनाने के लिए राज्यसभा में सरकार ने एक बिल पास किया है। आइए देखते हैं इस बिल में क्या खास बातें हैं। We are in a patriarchal society and ask ourselves how we treat our women. Women are 50% of the population of the world, but they own 2% of the assets of the world. विवाह कानून में संशोधन की यही भावना है। हिंदू विवाह कानून 1955 और विशेष विवाह कानून 1954 में संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा से इसके पास होने और राष्ट्रपति का दस्तखत होने के बाद तलाक लेना आसान हो जाएगा। प्रस्तावित कानून के मुताबिक पति या पत्नी में से कोई भी सिर्फ ये कहकर तलाक मांग सकेगा कि उनका संबंध ऐसे मुकाम पर है जहां से अब सुधार संभव नहीं। अभी जो तलाक मांगता है उसे साबित करना होता है कि उसके जीवन साथी ने विवाहोत्तर संबंध बनाए हैं, वो कुष्ठ रोग पीड़ित है, उसने धर्म बदल लिया है, वो मानसिक रोग से पीड़ित हो गया है, वो अलग रह रहा है या उसके साथ रहना खतरनाक हो गया है। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं होगी। Now, irretrievable breakdown of the ground for divorce can only take place, and incidentally, this is gender neutral. It is not that the husband cannot move for irretrievable breakdown of marriage. The husband too can move for irretrievable breakdown of marriage. नए प्रावधानों के तहत पत्नी तो पति की संपत्ति में हिस्सा मांग सकेगी, लेकिन पति ऐसा नहीं कर सकता। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति की उस चल और अचल संपत्ति में हिस्सा होगा जिसे उसने साथ कमाया, जबकि उत्तराधिकार में मिली संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं होगा। लेकिन महिला को कितनी संपत्ति मिले ये तय करते वक्त कोर्ट उस संपत्ति की कीमत को भी ध्यान में रखेगा। प्रस्तावित कानून के मुताबिक कोर्ट की कार्यवाही के दौरान पत्नी वित्तीय कठिनाइयों को आधार बनाकर तलाक का विरोध कर सकती है, लेकिन पति ऐसा नहीं कर सकता। यानी आगे तलाक लेना पति और पत्नी दोनों के लिए आसान तो होगा, मगर पत्नी के लिए इसमें सुरक्षा के प्रावधान ज्यादा हैं। क्या इससे भारत में तलाक कानून आधुनिक और उदार हो जाएंगे? बिल को लेकर जहां कई सवाल हैं, वहीं कुछ आशंकाएं भी हैं। डिवोर्स इज ए टैबू। हमारे यहाँ कोई उसको लग्जरी नहीं माना जाता, उसको एक तरह से मजबूरी माना जाता है। तो सर, इस देश की 100 मिलियन, मैं मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही हूँ, मगर मुझे ये लगा कि इतने साल में आपने ये नहीं सोचा कि आप 100 करोड़ महिलाओं के हित की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, कि हिंदुस्तान की 100 मिलियन मुसलमान औरतों के बारे में यह सरकार कुछ सोचती नहीं, उनके बारे में एक लेजिस्लेशन का भी लेकर नहीं आए, उनकी फलाह बहबूदी, उनकी बेहतरी के लिए आपने कभी कोई काम नहीं। अगर इस बिल को अपना मकसद पाना है तो लोकसभा को ऐसी चिंताओं का निवारण करना होगा।
तो चर्चा की शुरुआत करते हैं चारूवली खन्ना जी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं और ये जो कानून आने जा रहा है अभी लोकसभा में पास होना बाकी है इसको, लेकिन हम इस कानून की कुछ पहलुओं पर बात कर लें और इसके बाद ओवरऑल कानून से हमारे देश की महिलाओं के एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर इस कानून के बारे में हम बात करें, हिंदू मैरिज अमेंडमेंट बिल जो है उसमें जो कपिल सिब्बल ने जो अपना पक्ष रखा उसमें उन्होंने कहा कि आज भी हमारे देश में 50% महिलाएं सिर्फ 2% एसेट्स पर हक रखती हैं। उनको उनका पूरा हक दिलाने के लिए ये बिल कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, जैसे आपको पता है हिंदुस्तान में जो मैरिज रिलेटेड विवाह संबंधी सारे निजी कानून होते हैं। तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियंस का अलग है, मुसलमानों का अलग है और स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो ये संशोधन जो अभी आ रहा है, जो राज्यसभा ने पारित किया है, वो हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में है। इसमें दो विशेषताएं हैं। एक तो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, क्योंकि जैसे आपको पता है आजकल क्या हो रहा है कि शादियां टूट रही हैं और छोड़ रहे हैं, तो उसमें भी उन्होंने दिया है कि 3 साल तक अगर पति पत्नी साथ नहीं रह रहे तो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज वो एक कारण बन सकता है। लेकिन उसमें जब आदेश देगा, आदेश पारित करेगा, जब जज डाइवोर्स का आदेश देगा, उसको महिला की जो आर्थिक स्थिति है वो मद्देनज़र रखनी ज़रूरी है। और ये जो बात है, जब वो आर्थिक स्थिति अगर उसकी कमज़ोर है तो जब उसको महिला को और उसके बच्चों को फाइनेंशियल हार्डशिप के लिए कॉम्पेंसेशन देगा तो उसमें पुरुष की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें से हिस्सा दे सकता है। और यही नहीं, तो जो ये जो विशेष डिवोर्स बात लॉ है, बनाया जा रहा है या लाया जा रहा हाँ है, ये पहले के डिवोर्स लॉ से इसलिए अलग है कि इसको जो पुरुष है यानी जो पति है उसकी संपत्ति में अधिकार यहाँ पर महिलाओं को दिया जा रहा है, यहाँ तक कि बच्चों को भी अधिकार दिया। नॉट ओनली सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ऑल्सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो आपको पता है हिंदुस्तान में सब लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक जैसे घर में रहते हैं या गांव में सब जमा, तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अब एक आदमी के नाम पे तो वो खेती नहीं है, बहुत पूरे परिवार के नाम पे है, तो वो तो बहुत आसानी से लड़की को क्या हो रहा है, महिला को बाहर धक्का दे दे रहे हैं ग्रामीण इलाकों में और छोटे शहरों में, और कह रहे मेरे नाम पे तो कुछ नहीं है। तो जब आप महिला से अलग हो रहे हैं तो ये आपकी जो संपत्ति, आपकी पारिवारिक संपत्ति है, उसको मद्देनजर रखते हुए कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। जी, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने का सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल ये है सईदा जी, आप तो योजना आयोग की मेंबर हैं और लंबे समय से अपनी सोसाइटी को देख समझ रही हैं, क्या महिलाओं को वाकई ये हक इतनी आसानी से मिलने जा रहा है? क्या महिलाएं इतनी आसानी से ये हक हासिल कर पाएंगी? आपको लगता है आसान है ये रास्ता? ये रास्ता बहुत लंबा है और इसमें बहुत से ऐसे पड़ाव हैं कि जिसमें इंडिविजुअल जो जजेस हैं उनकी जजमेंट जो है उसमें जो महिलाओं को जो राहत मिल सकती है उसका भी एक बहुत बड़ा उसमें उसका बहुत बड़ा एक रोल है। और जहाँ तक ये है, ये तो खैर मुस्लिम हिंदू मैरिजेस का है, मगर मुस्लिम मैरिजेस के बारे में वो तो अलग पर्सनल लॉ, जैसे अभी चारू ने कहा पर्सनल लॉज हैं। तो जैसे आपको मैं मुस्लिम मैरिजेस के बारे में ये बताऊं कि इस्लाम में शादीशुदा औरत का हक है प्रॉपर्टी पे, मगर ये बहुत 1400 सालों से ये हक उसको मिला था, जबकि कोई औरत का हक ही नहीं था। मगर आज अगर हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वो हक उसको मिला है। इसलिए अगर मैं उससे एक्सट्रैपुलेट करूं कि ये जो कानून है इसमें हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मुझे ये लगता है कि इसको जमीन पे उतारने के लिए बहुत बड़ा रोल होगा कि जो इसमें जजमेंट्स एक के बाद एक जजमेंट्स। जी, लेकिन ये जजमेंट्स और ये कानून तो बाद में, पहले तो प्रैक्टिकल बातों पे हम बात करें। मैत्रेयी जी, इससे पहले कुछ 2-4 साल पहले सरकार ने एक और कानून पास किया था जिसमें पैतृक संपत्ति में महिलाओं को, बेटियों को हक देने की बात कही थी, यानी पिता की संपत्ति में जितना हक बेटे को है उतना ही हक बेटियों को है। आज क्या कोई बेटी इस हक का इस्तेमाल कर पा रही है, सक्षम है? आपको लगता है हमारा समाज इतना अब उदार हो चुका है? असल में क्या है, बेटियों का जैसे पालन पोषण होता है तो बेटियां तो बहुत उदार हैं। वो इतनी उदार हैं कि अपना हिस्सा भी छोड़ाती हैं। भाइयों से लेने का उसका मैं हिम्मत नहीं कहूँगी, पता नहीं प्रेम है या हिम्मत है, हिम्मत नहीं होती या क्या है। अभी मैं बात तुम्हीं से कर रही थी कि मुझे भी जो
बहुत पढ़ी लिखी मिली हैं लड़कियां या स्त्रियां जो मेरे किताबों को पढ़ पढ़ के मेरे पास आई हैं। तो जब मैं उनसे इस संपत्ति पे बात करती हूँ तो कहती है नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा है, उससे मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा अच्छा, ये भाई क्यों नहीं कहता मेरी बहन बहुत अच्छी है, मैं उससे बता नहीं सकता, मैं देता हूँ तुमको। मैं इसीलिए ये राखी वाखी का चक्कर जो होता है उस पर बड़ा विरोध करती हूँ कि राखी प्रेम का है, ठीक है, तू हमें राखी बांध, तू हमारा टीका कर, तू हम तुझे पैसे देंगे मगर हक तेरा ले लेंगे। इस लोकाचार के पीछे ये है, चाहे कोई माने या नहीं माने। तो बहनें जो हैं राखी और इनको जो लोकाचार है उनको इतने मन से निभाती हैं और अच्छी अच्छी बहनें बनी रहती हैं, अच्छी अच्छी बेटी बनी रहती हैं, क्योंकि अच्छी बहू वो मुश्किल से ही बन पाती है ससुराल में, कहीं तो अच्छे बने रहें। जी, एक पाँव मुश्किल ये है मैमुना जी कि अभी भी हमारा समाज महिलाओं को अबला ही मानता है, चाहे उसको सबल करने के लिए जितने भी कानून ले आ दिया जाए, लेकिन आज भी हमारे समाज में और आधुनिक समाज में ये माना जाता है कि अगर कोई लड़की बाहर निकल रही है तो उसको एक सुरक्षा गार्ड की जरूरत है, तभी वो सबसे ज्यादा सुरक्षित रह सकती है। ये मानसिकता कैसे टूटेगी? ये मानसिकता कोई एक मैजिक वॉन्ड नहीं है कि चला दिया और वो टूट गई। ये मानसिकता दूर करने के लिए आपको हिट करना पड़ेगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप देखिए ना, बचपन पैदा होने से पहले ही लड़की के ऊपर वार किया जाता है, फीमेल फीटिसाइड आप सबको पता है। पैदा होने के बाद उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भाई उसको हमेशा सिखाया जाता है कि वो इन्फीरियर है और उसका भाई सुपीरियर है। मुझे एक लड़की ने आके कहा, मम्मा कहती हैं भाई का काम करना तुम्हारा फर्ज है। तो बचपन से उसको ये सिखाया जाता है। बड़ी हुई तो माँ बाप उसको बोझ समझते हैं क्योंकि उसका दहेज देना पड़ेगा। तो हर कदम पे औरत जो है वो कमतर मानी जाती है। वो चीज तो दूर करना पड़ेगा, बराबरी तो हमें शुरू से लाना पड़ेगा। आपने दहेज की बात की उर्वशी, दहेज का कानून बने हुए 40 साल से ऊपर हो चुके होंगे, लेकिन आज भी हमारे समाज में सबसे ज्यादा अगर जिस कानून का उल्लंघन होता है वो दहेज प्रथा ही है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस कानून का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दहेज तो औरतों का हक है। महिलाओं के हक में जितनी बार भी कानून बनाने की कोशिश की गई है उतनी बार विरोध देखने को मिला है, और विरोध सिर्फ इस बात को लेकर कि हमारे शास्त्रों के मुताबिक, हमारे संस्कारों के मुताबिक ये सही नहीं है। अब हम अपने संस्कारों को क्या यहाँ से इस तरह के कानूनों को देकर अपनी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, या संस्कारों की बात लाकर पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं जो लोग ये बातें करते हैं? देखिए, ये बातें तो हमेशा होती हैं, क्योंकि जो कानून हमारे जैसे समाज में जो एक डेमोक्रेसी में कानून बनते हैं वो हमेशा समाज की सच्चाई से एक कदम आगे होने की कोशिश करते हैं, और औरतों पे जो कानून बने हैं वो भी ऐसे ही हैं। और जो आप प्रश्न पूछ रही हैं ना कि ये कानून जो है ये लागू किया जा सकता है नहीं, या इनेबलिंग कानून जो बने हैं, मुझे लगता है उस प्रश्न को हमको उल्टा पूछना चाहिए, उल्टा करना चाहिए। हाँ। कि अगर ये कानून नहीं होते तो क्या होता जी। क्योंकि ये कानून बने हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के लिए कानून जो बने हैं, अब अगला कदम है कि इन कानूनों को कैसे लागू करना। वो सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन सामाजिक जिम्मेवारी भी है जिसमें हम सबको ये कदम आगे लेना है। लेकिन अगर ये कानून नहीं होते तो हम कहाँ जाते? दहेज का भी जो कानून है वो लंबी लड़ाई के बाद में बना था, महिला आंदोलन की एक लंबी लड़ाई थी, और उस कानून में बहुत से ऐसे केस हुए हैं जहाँ पर महिला की जीत भी हुई है, और बहुत से ऐसे उदाहरण भी हुए हैं जहाँ पे महिलाओं ने सबके सामने खड़े होके कहा है कि हाँ, हम इस इंसान से शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये दहेज मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, सब कुछ। और वो चाहे चंद केसेस हों, लेकिन उनका असर जो होता है ना, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि हमको इस नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कानून बनाएंगे उसका विरोध होगा। मर्डर पे जो कानून बना है उससे मर्डर रुके तो नहीं है, लेकिन हम ये तो नहीं कहते हैं कि इस कानून का फायदा क्या है, तो होना जरूरी है ना। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इम्प्लीमेंटेशन के सवाल पर ही मैं कुछ कहना चाहती थी कि इम्प्लीमेंटेशन जो है, लागू होना, वो भी कानून, यू विल हैव टू बिल्ड इट इनटू द लॉ। लॉ जो आप कानून बनाएंगे वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो आपको कानून के अंदर ही दायरे में रखने की ज़रूरत है। और इम्प्लीमेंटेशन के कई पहलू होते हैं। एक पहलू तो है प्रिवेंटिव।
प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है, दूसरा है प्यूनिटिव मैकेनिज्म, और हम दोनों कैसे ही इस चीज कानून का पालन करना है और कानून के पालन में क्या अड़चनें आती हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक जवाब मैं दहेज के कानून को लेकर आपसे जरूर जानना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हमारी प्रथाओं में, हमारे प्रचलन में नहीं है और उसका कोई खास महत्व नहीं रह गया समाज में। क्या आपको लगता है कि ऐसे कानून जो बनाए जा रहे हैं महिलाओं के हक में वो वाकई जरूरी हैं? अगर ये नहीं होते तो क्या होता? जो सवाल उर्वशी ने उठाया। एक्चुअली आप अगर दहेज संबंधित पूछ रहे हैं कि जनरल कानून, मैं दहेज संबंधी कानून के बारे में स्पेशली पूछ रही हूँ। देखिए, दहेज जो हमारे, ये जो दहेज की जो कानून है, दहेज अब प्रथा नहीं रही है, अब ग्रीड हो गया है। एक वक्त दहेज एक थी, जब एक महिला की शादी होती थी तो उसको इसका हिस्सा किसी, तो इसका मतलब आप ये कह रही हैं प्रथा गलत थी लेकिन ग्रीड सही है? नहीं, मैं कह रही हूँ वो प्रथा नहीं है। प्रथा के नाम से लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं और बार बार कोई किसी को ले या दे। आपको पता है, सब लोग हमारे समाज में लिस्टें बनती हैं। अगर कोई, तो ये कानून के हिसाब से 99% ऑफ हिंदुस्तानी क्रिमिनल हो गए हैं। अगर आप माने कि आपकी शादियां नहीं होती, होटलों में गाड़ियों पे रिबन लगता है, मैं ये कहती हूँ, मैं हिंसा के विरुद्ध हूँ। तुम्हें जितना लेना है देना है, वो तुम्हारी बिजनेस है, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए या 100 रुपए। लेकिन अगर कोई मेरे को दबाव डाले या मेरे पिता पे दबाव डाले कि पैसा दो, आपकी बेटी को प्रताड़ित करो, मुश्किल तो यही है ना कि वही दहेज कई बार महिलाओं के लिए जानलेवा साबित होता है और दहेज हत्याओं के मामले देश में कम नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमारे देश में महिलाओं के पक्ष में इतने सारे कानून नहीं होते तो हमारी स्थिति कैसी होती। क्या हम ये 6 महिलाएं यहाँ पर खड़े होके इस बात पर बहस कर सकते थे कि हमें किस तरह के अधिकार हैं और हमें क्या चाहिए इस समाज से? शायद नहीं बात कर सकते थे। उर्वशी, अभी जो बात इन्होंने छेड़ी कि हिंसा के खिलाफ है, मगर दहेज जिनको लेना है, संपत्ति का आदान प्रदान करना है, वो कर सकते हैं। पर जहां तक मेरी समझ है कि जो सत्ता है वो संपत्ति को एक्वायर करने से बनती है और जो संपत्ति एक्वायर होती है उसमें कोई भी नहीं चाहता कि कोई महिला आकर उसका हक हासिल कर सके। अब जब एक इस तरह के कानून बनाए गए कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया जाए और जहां पर नहीं दिए जाते हैं वहां पे वायलेंस देखने को मिलता है, इसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगी कि हमारा समाज उससे आगे बढ़ पाया है? क्या महिलाएं वाकई अब सशक्त हो पाई हैं? संपत्ति में अधिकार उनको मिलना शुरू हो गया है? क्या हम आप जैसी महिलाएं आज खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हमें अपने पिता के या हमें अपने पति की संपत्ति में अधिकार चाहिए और वो मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो अमृता, उसको ना हमें अपनी लैंग्वेज बदलनी चाहिए। आप कह रही हैं अपने पिता की या अपने पति की संपत्ति, वैसे तो वो संपत्ति ना हमारे पिता की है ना पति की है, सबकी मिलजुल के है जब संपत्ति है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है, तो वो संपत्ति का सवाल उठता ही नहीं है। वहां पर औरत के हक का सवाल है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि औरत उस संपत्ति में, चाहे आप उसको पैसे की तौर से देखिए या किसी और की तरह से देखिए, उसका क्या हिस्सा है। जब वो हिस्सा माना जाएगा तब औरत की वैल्यू भी बढ़ेगी। और ये जो हमारे दिमाग में नेचुरलाइज्ड है कि ये तो महिला जो है ये कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ बदलाव आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, फिर उसके बाद अगले कदम आएंगे। जी मैत्री, मैं ये कहती हूँ, ये दहेज नहीं, ये रिश्वत है। हम रिश्वत देते हैं और बेटी को विदा करते हैं रिश्वत के साथ में, उसका हिस्सा नहीं देना चाहते, उसे हमेशा के लिए इस तरह से भेजते हैं हाथ पसारने वाली कि वो हमेशा भाई से मांगेगी हर त्योहार पे, जब उसका बच्चा होगा तब मांगेगी, जब उसका बच्चे की शादी होगी तब तक मांगेगी। भात वात क्या क्या होते हैं उन्हें मांगेगी, वो मांगती ही रहेगी। ये बात भी समाज की सच्चाई है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि आज समाज
पिछले 50 सालों में काफी आगे निकल गया है। अब महिलाओं का जो की साक्षरता दर काफी बढ़ चुकी नहीं, है, वो 60% से वो ऊपर सही है साक्षरता अमृता, दर है। वो सही है। महिलाएं पढ़ लिख रही हैं और इंडिपेंडेंट हो रही हैं, आर्थिक रूप से वो संबल भी बन जब रही हैं। रिवाजों की बात आती है, जब ये सब हमारे ये होते हैं, समारोह होते हैं, तो हम फिर वहीं लौटते हैं। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि पढ़ी से शिक्षित लड़कियां वहीं लौटती हैं, वही उन्हीं प्रथाओं पे आ जाती हैं। जी, मैं इनकी बात आगे ले जाना चाहती हूँ। पुष्पा जी ने इस वक्त जो बात कही है वो एक तरह से सही, ये बात सही भी है, मगर मैं उसमें मैमूना की बात मिलाना चाहती हूँ। इसका जो बेसिक, इसका जो रूट कॉज जो है वो महिला जो है वो एक इतनी डिवैल्यूड है। आपने सच कहा कि बहुत आगे भी तरक्की कर गई हैं, मगर जब नेगोशिएटिंग पावर ही नहीं हो तो जो माँ बाप होते हैं, जो जब जहेज मांगा जाता है तो माँ बाप की कोई नेगोशिएटिंग पावर नहीं होती। जब आपको मुस्लिम मैरिजेस की तरफ मैं फिर आती हूँ कि मुस्लिम मैरिजेस में जो निकाह नामे पे औरत अपने मेहर की डिमांड कर सकती है। ये है 1400 साल पुराना ये कानून है, मगर इतने डिसएम्पावर्ड माँ बाप होते हैं कि मेरा अपना निकाहनामा, मैं अपना बताती हूँ, मेरा निकाहनामा वॉज अ ब्लैंक, उस पर कुछ नहीं था, सिर्फ सिग्नेचर्स थे। तो ये मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि वो नेगोशिएटिंग पावर नहीं होता, और उसका जो रूट कॉज है, जो उर्वशी ने कहा कि जिसके बारे में आपने भी कहा कि फीटिसाइड है और लड़की को पालन पोषण की कमी है, उसके सेहत इलाज के लिए नहीं है, तो वो हम औरत को वैल्यू कैसे लाएं? हम बच्ची जब पैदा हो तो उसके लिए हम जश्न कैसे मनाएं, बजाय इसके कि उसके लिए हम सोग में डूब जाएं। We have not been able to change that mindset. तो क्या आपको लगता है कि अभी भी हमारे समाज में ये स्थिति आज भी नहीं आ पाई है कि कोई बेटी हो तो हम उसका जश्न मनाएं, उसको ये समझा सकें और एहसास करा सकें कि तुम कितनी वैल्यूएबल हो हमारे लिए, हमारी अमृता, इसका कोई बाइनरी आंसर नहीं है, यस और नो। ये कह सकते हैं कि हाँ, लड़की की पैदाइश पर वो सोग नहीं होता जो शायद आपने 50 साल पहले देखा होगा। ये जो हमारी डिस्कशन चल रहा है कि बचपने से जो आपने बताया, फीटिसाइड, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये सारी चीज़ों पे मैं जाना नहीं, वो इतना हीन भावना को, अपने हीन स्तर को इतनी इंटरनलाइज कर लेती है कि वो समझती है कि सिर्फ शादी होने मेरा जिंदगी है, और अगर मेरा पति मेरे को मारता है तो वो ठीक करता है, रात को प्यार भी करता है। हम बहुत महिलाओं से मिले, जैसे अगर रोटी जल गई और उसने थप्पड़ झापड़ मार दिया तो गलती क्या है, रात को प्यार करता है। तो ये हीन भावना हमें निकालनी है, क्योंकि प्यार जो है रात को ही करता है। इसकी बात पे आप ध्यान दीजिए, जो अभी उर्वशी ने कहा, और वो ये कहा कि हम मीडिया ने जिस तरह से ये कॉज उठाया है, जिस तरह से हम देखते हैं किसी गांव की लड़की, किसी ढानी की लड़की, किसी कोई ट्राइबल लड़की ने ऐसी एक कदम उठाया है कि जिससे सोसाइटी हिल के रह गई है। और मैं आजकल पुरानी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज हिंदी की पढ़ रही हूँ, तो उसमें उस जमाने में भी लड़कियाँ ये आवाज़ उठाया करती थी। लेकिन सईदा जी, उस जमाने में भी लड़कियां आवाज उठाती थी, और मैं तो अभी हिस्ट्री पढ़ रही थी, ये जो संविधान बनाने के दौरान जो हिंदू कोड बिल के बारे में जो पढ़ाई की मैंने, उसमें मैंने देखा कि हिंदू कोड बिल को लागू करने के लिए महिलाओं ने, तो जो वहां पे पार्लियामेंट में महिलाएं थी वो तो उसके पक्ष में बोल रही थी, लेकिन 10 साल लग गए उस लड़ाई को हासिल करने में और उस बिल को पास करवाने में। इतना ज्यादा विरोध हुआ। विरोध को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अभी देखिए, अभी जो नया कानून आया है रेप पे, उस कानून को जब पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा था, हमारी बहुत से दोस्त वहां थी मौजूद, और उन्होंने ये बताया कि उस कमरे में हर एक आदमी में इतनी मिसोजिनी थी, इतनी औरतों के खिलाफ हेटरेट थी, और सब मजाक कर रहे थे और ये कह रहे थे, अरे किसी ने नहीं किया, आपने बचपन में छेड़खानी होती है, ये महिलाएं पता नहीं क्या कर रही हैं। कानून क्यों उन्होंने पास किया? क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो उसको रोक नहीं सकते थे। और उस कानून में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, लेकिन विरोध तो अगर वो कर सकते थे तो जबरदस्त करते हैं। हम आज ये समझ रहे हैं हम अपने अधिकारों को वो लेके तब यहाँ आए, नहीं आए अमृता, हम नहीं आए यहाँ अधिकार लेके, हम खतरे उठा के आए हैं। मेरी शादी जन्म पत्री देख के नहीं हुई, मार्कशीट देख के हुई है। कौन सा जमाना था वो, 50 साल होने को आए।
मेरी शादी दहेज लेके नहीं हुई। जिसने कहा दहेज नहीं लूंगा सिर्फ उसी से हुई, नहीं तो मुझे कुंवारा रहना था। मैंने कहा कुंवारी रह जाए लेकिन मैं दहेज देके शादी नहीं करूंगी। बहुत एक्सेप्शनल खानदान ये था। ये आपका एक्सेप्शनल खानदान था। ये खतरे में था और मैं कुंवारे रहने को तैयार थी क्योंकि मैं समझ रही थी मेरी माँ तो शादी करेगी वैसे कुआरा रहना हैं, बुरा नहीं है। और मैं रह जाती तो मैं आज भी सोचती हूँ ये बिना दहेज का भी हस्बैंड क्यों मिला, मैं ऐसी रह जाती नहीं, तो ज्यादा लेकिन अच्छा था। उर्वशी जी, लेकिन हमारी सोसाइटी, लेकिन इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आपने कहा कि बुरा नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी क्या एक लड़की को वाकई कुंवारा देखना एक्सेप्ट करती है? अगर आप समाज में चले जाइए और जो सिर्फ ये मेट्रो शहरों की बात ना करिए, दूसरे छोटे शहरों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, क्या हमारी सोसाइटी आज भी इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि कोई लड़की 30 साल तक 40 साल तक कुंवारी रह जाए? क्या इसकी स्वीकार्यता है? अगर वो आर्थिक तौर से सक्षम है तो कोई उसको तकलीफ नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि अगर उसको आपको पढ़ा लिखा के आर्थिक तौर से सक्षम बनाना है, फिर उसको खुद लगेगा कि मुझे शादी की जरूरत क्यों है, मेरा बाप अपना खेत बेचकर क्यों आगे दे, पैसा दे, और मेरा पति मैं उसको 2 टुकड़े के लिए उसकी हिंसा क्यों सहूं। बात तो आर्थिक सक्षम, लेकिन इमोशनल एंगल भी उसका एक है। ज्यादातर ये बातें जो है ना ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी जो देखते हैं, आपकी बात बहुत अच्छी है चारू जी और पुष्पा जी आपकी भी, लेकिन मैं एक महिला संगठन में काम करती हूँ जो एकदम जिसे कहते हैं ना गरीब तबके की औरतें, रीसेटलमेंट कॉलोनीज में रहने वाली, अनाधिकृत कॉलोनीज में रहने वाली, बस्तियों में रहने वाली औरतों के साथ मेरा संबंध है। और मैं जानती हूँ कि गैर शादीशुदा रहना तो बहुत दूर की बात है, शादी होने के बाद वो किस तरह अपने पति को सहती हैं। और हमारे पास, हम ये कहेंगे कि आज से 30 साल पहले जितनी औरतें हमारे पास आती थीं, उससे ज्यादा औरतें आती हैं अपने पति और सास ससुर की शिकायत लेकर, उससे कहीं ज्यादा आती हैं। उनको हिम्मत हो गई है, लेकिन बदलाव अभी उतनी तेजी से नहीं हुआ। बदलाव जो आती हैं उनके बारे में भी बता दूं, शिकायत लेकर तो आती हैं, लेकिन वो क्या सोचकर आती हैं ये भी बता दूं। वो ये सोचकर आती हैं कि इनके पास शायद कोई जादू की छड़ी है, मेरे पति को और मेरे सास को और मेरे ससुर को ये समझाएंगी, हड़काएंगी और मेरा घर फिर से बसा देंगी। और इसका बुनियादी तौर से अगर इसको बदलना है तो फिर उसी बात पे आती हूँ कि जिसके बारे में अभी उर्वशी और मैमुना जिसके बारे में बात कर रही थी, और वो ये है कि आप लोगों को याद होगा जब ये विमेंस रिजर्वेशन बिल गीता मुखर्जी जब हाउस में आई थी, और मुझे चश्मदीद गवाह हैं हम लोग, जो हम में से जो सफेद सर वाले यहाँ मौजूद हैं, कि उसमें कैसे ममता बनर्जी ने बढ़ के और एक वो सांसद थे उनका बनियान फाड़ा था। आज तक वो मुझे सीन याद है, और किस तरह से जेठमलानी साहब ने वो बिल को झपाझप उसको उन्होंने निकाला था, वो फाड़ के फेंका गया था। यानी जो इस वक्त उर्वशी ने बात की कि हमारी दोस्त वहां मौजूद थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से मर्द जो हैं उनकी मानसिकता जो थी वो हिल रही थी, ये रेप, और वही चीज आज से 15 साल पहले जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसी वक्त ये सीन देखने को मिला। तो मतलब ये कि वो मानसिकता हम एट द हाईएस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैं कहती हूँ ये मानसिकता हम नहीं बदल सकते। इसका मतलब ये है कि बराबरी का हक भले ही मिल गया हो, लेकिन सत्ता में बराबरी का हक देने के लिए अभी भी पुरुष तैयार नहीं है। संपत्ति के अधिकार में हक देने का कानून पास हो गया है, लेकिन अगर आप समाज में अपने भाई, अपने पिता, अपने पति से संपत्ति में हक मांगने जाती हैं, तो आज इतना आसान नहीं है, अभी भी आसान नहीं है किसी लड़की के लिए कहना कि मुझे संपत्ति में हक चाहिए। ये चर्चा जारी रहेगी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे संविधान में मिले महिला अधिकारों की, कानूनों की। उर्वशी जी, आप ब्रेक से पहले ये चर्चा कर रही थी कि अगर एक महिला कुंवारी रहना चाहती है तो उसमें क्या हर्ज है, कुंवारा रहना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर एक महिला डिवोर्स लेना चाहती है, तलाक लेना चाहती है, या एक महिला तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती है, क्या हमारे समाज में महिला इतनी आज़ादी से अपनी बातों को कह सकती है? क्या हमारा समाज इतना खुला हो पाया है, इतना स्वतंत्र हो पाया है कि इस तरह की आवाज़ों को एक्सेप्ट कर ले और सहज स्वीकार्य है ये बातें?
नहीं, देखिए हमारा समाज बिल्कुल इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। और अगर कोई महिला कुंवारी रहना चाहती है तो चाहना एक और बात है, रहना एक और बात है, और समाज में उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। मैंने मजाक में वो बात की, मेरे लिए वो बहुत आसान चीज़ रही थी, ना मैंने कोई चॉइस किया ना कुछ, मेरे पास शादी करने की फुर्सत नहीं थी, ना ही मुझे कोई ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट था। लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं मध्यम वर्ग की हूँ, मेरी ज़िंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे परिवार की फुल सपोर्ट थी। ऐसा मौका बहुत से लोगों को नहीं मिलता। काश ये मौका सबको मिले कि सबको फुर्सत मिले। ना हो हाँ, इसके लिए। लेकिन जिन महिलाओं की मैमुना बात कर रही थी, जिनकी सईदा जी बात कर रही थी, जो गरीब महिलाएं होती हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, उनमें से कितनी हजारों महिलाएं होती हैं जो अकेली रहती हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि उनके हस्बैंड उनको छोड़ के भाग जाते हैं। शुरू में हमने इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन की बात की थी, उसमें कितने मर्द हैं जो औरत को गांव में छोड़ के शहर में आ जाते हैं काम करने, 3 साल नहीं देखते उसको, यहाँ पे दूसरी शादी कर लेते हैं, वो अकेली रह जाती है, वो अपनी जिंदगी अकेली बिताती है। लेकिन समाज उसको उस नजर से नहीं देखता कि ये एक सिंगल औरत है, लेकिन शी इज एन अबैंडन्ड वुमन और समथिंग लाइक दैट। तो उस तरफ भी नजरिया खराब होता है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल होती है। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। जी सईदा जी, आप योजना आयोग में हैं, इसलिए जो अकेली औरतें हैं किसी भी रूप में, चाहे उसके पति ने छोड़ दिया या वो उसने अपनी चॉइस से अकेले रहना चाहती है या जैसे भी, क्या उन अकेली औरतों को हमारे समाज में स्वीकार्यता उस तरह से मिल पाई है, और समाज और सरकार की तरफ से उसको किस तरह के सहयोग मिल रहे हैं? पहली बार हमने कोशिश की है, और उसमें मेरे ख्याल में उर्वशी विल बी वेरी इंटरेस्टेड, जो आप जानती भी होंगी, पहली बार हमने कोशिश की है कि पॉलिसी में हम, एक तो विधवा औरत का तो हमेशा से रिकग्निशन थी, मगर सिंगल औरत जो कि अबैंडन्ड हो या बाय चॉइस सिंगल हो, उसको पहली बार पॉलिसी में रिकग्नाइज करने की कोशिश की है। उसको जो सरकार की स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसमें उसके लिए कोई जगह बनाने की कोशिश की है, जहां टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसमें उसके लिए कोई ख़ास एनेबलिंग मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की है। तो पहली बार रिकग्निशन सिंगल औरतों के लिए पहली बार लफ्ज़ आया है, और उसमें एक एक पैराग्राफ आई है सिंगल महिलाओं के लिए, जो एकल नारी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत अच्छी संस्थाएं पूरे देश में काम कर रही हैं। वो हमसे 2 कदम आगे हैं, मगर हमने उनसे सीखा है और हम उसको पॉलिसी में लेके आए हैं। उसका मतलब ये नहीं कि समाज में ये चीज़, जैसे उन्होंने कहा, समाज नहीं उसको रिकग्नाइज, अभी समाज इज़ नॉट रेडी फॉर इट, मगर एक बार ऐसा हुआ है कि पॉलिसी जो है वो सामाजिक सोच से आगे बढ़ गई है। एक चीज और जानना चाहूंगी, आपके इस बयान से 2 बातें निकलती हैं, लेकिन जो मेरा सवाल ये है कि अभी तक जो पॉलिसीज बनी हैं, जो हमें लीगल अधिकार हासिल हुए हैं, क्या उन लीगल अधिकारों पर स्त्री समाज की अगर मैं बात करूं तो कुछ आगे बढ़ पाई है, उसका कुछ विकास हो पाया है? क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं उसका फोकस ही यही है कि जितने हमें कानूनी अधिकार मिले हैं, क्या उन कानूनी अधिकारों पर 2-4 कदम हम आगे बढ़ पाए हैं? क्या हम अपने अधिकार हासिल कर पाए हैं? वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है जी। ये 12वीं योजना जो है उसमें कई खिड़कियां खुल गई हैं, ज्यादा नहीं खुली, छोटी छोटी दरारें पैदा हो गई हैं। अब जो मैंने आपको बताया है कि मतलब झरोखा खुला है लेकिन दरवाजा नहीं खुला है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये इन्होंने जो कहा कि रिकॉग्निशन तो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आर्थिक संबल है, जो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश है, वही सबसे बड़ा एक तरह से जरिया है उनको रिकॉग्निशन दिलाने का, या और भी कोई तरीका हो सकता है समाज को और भी नए सोच के साथ आगे कहना चाहूंगी। एक तो आर्थिक जो जरिया है उसको हम पहला कदम मान सकते हैं, इट्स अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, वो तो एक चीज है। दूसरी जो सईदा आपा ने बात की कानून के बारे में भी, कि कानून तो बन गए, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कानून तो बने हैं, लेकिन मैं बार बार इम्प्लीमेंटेशन के सवाल पे आ रही हूँ। और इम्प्लीमेंटेशन जो है, अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मैं मिसाल के तौर पे 2-1 एक्ट्स के बारे में आपको बोलूंगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, हमने एक तरफ बोला कि इम्प्लीमेंटेशन, हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की बात की, तो कहाँ है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स? या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वाला जो कानून है उसमें कहा गया, देखिए जब तक प्रिवेंटिव आप एस्पेक्ट अपने कानून में नहीं डालेंगे, आपने डाला विशाखा गाइडलाइंस को लेकर कि हर जगह एक कमिटी होनी चाहिए, कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट
विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो। लेकिन क्या होती है हर जगह? क्या ऐसा मैकेनिज्म है जो ये चेक कर सके कि ऐसी कमिटी बनी हुई है या नहीं बनी है? जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप विमेन कमीशन है, उसकी मेंबर हैं, इसलिए भी कई सारे ऐसे केसेस मैंने भी सुने हैं जब डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार महिलाएं वहां जाती हैं और वो बाहर निकलते हुए कहती हैं ये संस्था तो जंग लगी हुई है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमने साल भर यहाँ पर धक्के खाए और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का प्रोटेक्शन हमें नहीं मिल पाया। ऐसी संस्थाओं का मतलब क्या है? अगर हमारे कानून तो बन गए मगर कानून के इम्प्लीमेंटेशन करने वाली संस्थाएं काम ही नहीं कर रही हैं और जर्जर हो चुकी हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक राष्ट्रीय महिला आयोग का जो काम है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा है विधियों को में संशोधन लाना, विधियों को स्टडी करना, और महिलाओं का जहाँ डिप्रिवेशन हो रहा है, महिलाएं जहाँ मुश्किल में हैं, उनको अप्रोप्रिएट अथवा समुचित प्राधिकरण के सामने लाना। अब एक महिला अगर प्रताड़ित हो रही है तो हम उसका केस नहीं रजिस्टर करेंगे, हम उसकी शिकायत रजिस्टर करके पुलिस के पास जाएंगे, क्योंकि एक हमारे प्रजातंत्र में एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसी को हमें फॉलो करना है। हम एक एनेबलर है, कैटलिस्ट। और जहाँ तक कानूनों की बात हुई, जैसे अब ये संशोधन आ रहा है, विवाह अधिनियम में संशोधन आ रहा है, देखिए इसमें ये जो जुडिशरी फाइनली जो डिसीजन, जो निर्णय कौन देगा? जज देगा, और जज भी इसी समाज का हिस्सा है, तो बहुत ज़रूरत है कि उसको संवेदनशील बनाए, क्योंकि इस कानून के अनुसार वो पुरुष की पैतृक संपत्ति को का हिस्सा भी मुआवजे में दे सकता है, बट देगा जी, वो अगर सत्तात्मक समाज का हिस्सा है, उसकी सोच में बदलाव सबसे बड़ी जरूरी है। ये वायलेंस की जो बात जो इन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन और लोग करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए पुलिस का क्राइम अगेंस्ट विमेंस सेल, हम आए दिन उनके साथ जूझते हैं। होता क्या है, हम पुलिस के पास कंप्लेंट लेके जाते हैं, वो कहते हैं क्राइम अगेंस्ट कॉ के पास जाओ, CAW के पास जाओ। CAW के पास जाते हैं, वो एक बार बुलाते हैं, 2 बार बुलाते हैं, 3 बार बुलाते हैं, दे हैव नो टीथ, आपको याद दे हैव नो टीथ। बीजिंग के बाद जब इतनी बड़ी औरतों की स्ट्रगल, और शी विल रिमेंबर जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का आकार बना, आपको याद होगा, तब इतना बड़ा मूवमेंट था उस वक्त कि दे शुड गेट एग्जीक्यूटिव पावर्स, बिकॉज एग्जैक्टली वो आज तक वो बात वो छुपा दी गई, वो बात अंदर खाना उसको बर्बाद कर दिया गया। मगर ये इतना बड़ा मूवमेंट था उस वक्त कि जब तक कमीशन के पास, क्योंकि मैं भी मेंबर रह चुकी हूँ NCW की, तो इनकी तरह ये यंगर जनरेशन है, मगर वो एग्जीक्यूटिव पावर, बिकॉज एग्जैक्टली जो मैमुना कह रही हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल, धक्के खाना, बातों को नजरअंदाज करना, उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, एंड मे बी वक्त आ गया है कि इसको सोचा जाए। अरे लड़की कहती है उसका जहेज वापस दिलवा दो, लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं है, वो लड़के वालों को बुला बुला के बात खत्म हो जाती है, थक के लड़की बैठ जाती है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। जी, तो मैत्रेयी जी, आपने सभी लोगों को सुना कि कानून के इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह की दिक्कतें होती हैं, समाज की सोच में किस तरह की समस्या है। अब मुश्किल ये है कि ये समस्याएं तो हैं और इन समस्याओं के साथ लड़कियां आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हैं, जद्दोजहद भी कर रही हैं। इस जद्दोजहद में उन्हें अगला कदम किस तरह से उठाएं वो, ताकि इन कानूनों को हासिल करने में वो खुद सक्षम हो सकें। एक कानून तो आया है कि जो दहेज का या रेप केस का वो जज करे, जो महिला जज होगी वो करेगी, वो पूछेगी, ये तो है ना, ये तो है। लेकिन अमृता, जो तुम पूछ रही हो, जब तक परिवारों के दिमाग में, मन में ये कानून नहीं लिखे जाएंगे, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। उन माओं को भी जागरूक होना पड़ेगा जो लड़कों को उस तरह से पालती हैं कि आज उनका ये रूप दिखाई दे रहा है। हमको माँ बापों को शुरू से ही उनको शिक्षा का रूप बदलना पड़ेगा, पूरा का पूरा, है ना। ये जो एक शिक्षा पीछे छूट गई है। हम क्या कहते हैं, तुम पढ़ो, तुम कंपटीशन करो, तुम कमाओ। एक शादी होके आई जिसमें एक कार आई, मारुति चलती थी तब, बहू आई, पढ़ी लिखी थी, BA का इम्तहान दे रही थी। लड़का जो है उस कार को लेके दहेज में आई थी, अपने दोस्तों में जाने लगा। उन्होंने कहा कि, उस लड़की ने कहा कि मुझे फॉर्म भरने जाना है, मैं भी जाऊंगी इसमें। अब उन्होंने कहा नहीं, तुम कल चली जाना, मुझे आज बहुत जरूरी जाना। उसने कहा कि बाहर गई, सबके सामने घूंघट फूंघट फेंक दिया एक तरफ को, सुन इस गाड़ी को छोड़ पहले, ये मेरे बाप ने मेरे लिए दिए, तेरे लिए नहीं थी, और उतार दिया।
उतार दिया और गाड़ी आती थी चलानी सो लेके चल दी वहां को। मैं ये अपने ही परिवार का, जो यादव परिवार है, मुझे नहीं पता कि ब्राह्मण बनिया परिवार में कौन सी लड़की निकलेगी, परिवार है, उसने गाड़ी चलाई। ठीक है, जो तुम कह रही हो कि समाज एक्सेप्ट करता है, कतई नहीं। उन्होंने कहा हाँ ये बहू कैसी आई है, इसने तो लड़के को पछाड़ दिया। क्या हुआ जब वो गाड़ी लेके गई तो क्या परिणाम क्या हुआ उसका? उसके बाद उसका शादीशुदा जिंदगी रह गई या नहीं बिल्कुल रही? बिल्कुल। अरे भैया नहीं, ये भी होता है कि इससे डर के रहना, अब ये पुलिस में जाएगी। जी, अमृता, ये भी इसी होता है। स्ट्रगल को जो पुष्पा जी कह रही हैं, पर्सनल लेवल पर एक लड़की ने किया या और एक लड़की ने किया या और एक, बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी बहुत सराहना करती हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ एक लड़की के करने का नहीं है, पूरे समाज को मिल करके इस संघर्ष को लड़ना है। और हम जनवादी महिला समिति की तरफ से वही संघर्ष सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर इसलिए कि ये कानून बनना और कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना, ये सब कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल विल पर निर्भर करता है। तो हमारा संघर्ष पर्सनल लेवल पर तो खैर करना ही है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जारी है और जारी रहेगा। हम जानते हैं ये डाउरी से लेके आज जो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में जो संशोधन आया है, ये आप शुरू से आखिर तक लगा लीजिए, ये हम महिला संगठनों के और संगठनों के भी संघर्षों का नतीजा है, जो सरकार ये सब करने पर आखिरकार मजबूर हुई। देखिए मेमुना जी, एक बात सुन लीजिए, पर्सनल ही पॉलिटिकल होता है। जब तक आप अपने घर से ही नहीं कर देंगी, ये अपने से ही नहीं कर देंगी, तब तक ये नहीं तो ये बात सही है कि अपने घर से, अपने जीवन से शुरुआत करनी होती है और उदाहरण कई बार खुद भी बनना पड़ता है, तब जाके समाज में बड़े बदलाव के लिए आप बहस कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ पर मौजूद लोगों को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। ब्रेक के लिए रुकते हैं। कई बार इस तरह की बातें भी देखने को मिली हैं कि जब महिलाओं के हक में कोई कानून पास होता है या बनाया जाता है तो कहा जाता है कि क्या ये कानून पुरुष विरोधी है। ऐसा ही एक कानून अभी हाल में राज्यसभा में पास हुआ, जो कि महिलाओं को तलाक के बारे में और आसान प्रक्रिया करने के बारे में बात हुई, और उसमें भी ये कहा गया कि क्या ये कानून कहीं पुरुष विरोधी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को समाज में और तलाक के ज्यादा अधिकार दे दिए जाएं तो हमारे जो वैवाहिक संबंध हैं या जो हमारा सामाजिक ढांचा है वो तितर वितर होने लग जाए। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हक हमारे समाज में मिले और इसके बाद हम बराबरी के आधार पर समाज का विकास कर सकें। हमारे साथ इन जानी मानी महिलाओं को तो आपने सुना, लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं। जी आप पूछिए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा पुष्पा मैम से है। जहाँ तक हम मानसिकता की बात करते हैं तो मैम, क्योंकि आप साहित्य की इतनी बड़ी प्राध्यापिका रही हैं, मैंने आपकी किताबों को पढ़ा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, उसमें कुछ गलत चीजें लिख दी गई? जैसे हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि सीता खाना बनाती है और राम स्कूल जाता है, तो इससे स्त्रियों को यही लगता है, जो हमारी सिस्टर है, यार हमारा काम तो यार खाना बनाना ही है, भैया स्कूल जाएगा, उसका में आके काम करना है, सबसे पहला। दूसरा क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद 50 साल पहले लिख के चले गए कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो पुरुषों को ये लगता है कि अरे यार नारी तो माल है, नारी सिर्फ देव की वस्तु है, देवी है, वस्तु है, ये सोच के रह जाता है। दूसरा, जहाँ तक कानूनों की बात है, पिछले 60 सालों में हमारे यहाँ कानून के अंबार लगा दिए गए, लेकिन क्या उस धरातल पर उतारा, या जो आज मेरे ही घर में यहाँ आज हम दिल्ली में आ गए तो हमें इन कानूनों को पता है, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ रहा है। कितनी बहनों को, कितनी माओं को ये पता है कि हमें संपत्ति में भी अधिकार है। क्या मैम आपको लगता है कि इतिहास जो उस समय लिख दिया गया प्रथाएं, तो उसमें चेंज करने की जरूरत? हाँ, मैं तो लिख के बताती हूँ ये कि इतिहास में क्या क्या गलत लिखा गया। मैं जौहर व्रत को सबसे बड़ा अपराध मानती हूँ, जब जो इतिहास में लिखा गया, ये उसी ने स्त्रियों का सती प्रथा चलाया, और आज तक जो दहेज दहन कह लो चाहे कुछ भी कह लो, वो उसी के उस पर चल रहा है। नंबर 2, जो भी श्रद्धा है, नारी तू श्रद्धा है, फलाना ठिकाना, इस महानता में ही तो हम मारे गए, है ना। इस महानता ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम श्रद्धा ही बने रहे, हमने अपनी बात ही नहीं की, हमने अपना मुंह ही नहीं खोला। चुप रहने वाली लड़की सबसे अच्छी होती है, सवाल ना करने वाली बहू सबसे अच्छी होती है। अभी मैंने तुम्हें जो गाड़ी का वो बताया कि उतर मेरी है, वो बहू अच्छी नहीं है, लेकिन वो बहू है और रह रही है, क्योंकि जिसने इतनी हिम्मत कर ली उसे निकालने की भी हिम्मत किसी की नहीं है। तो मैं बार बार ये कहती हूँ
कि जो चीज़ें हमें गलत लग रही हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन के विपरीत पड़ रही हैं, वो गलत हैं और उनको हमें नहीं मानना है। समाज में तो वही चल रही है ना, तो समाज की हम क्यों परवाह करते अगला हैं। सवाल पूछिए। मैं चारू मैम आपसे सवाल पूछूंगा। भोजपुरी बयार में एक बहुत अच्छी कहावत है कि सैया मारा था पर मछली खियावा था। ठीक है, तो आप सोचिए ये जो दर्जन भर कानून बने महिलाओं को लेकर, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम उस आवाम पे कर रहे हैं जो आवाम रात को 8 बजे से 10 बजे तक टीवी सीरियलों में ये देखती है कि पति के पैर छुओ, उसके आज्ञाकारी बनो। जो आवाम सिनेमा के माध्यम से ये देखती है कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ महिलाएं रखेंगी पति के लिए, वही आवाम है जो ये कहती है, जैसा भाई ने कहा कि सीता खाना पकाती है। तो क्या आपको नहीं लगता इस कानूनी दायरे से बाहर निकलकर उस आइडियोलॉजी को बदल दिया जाए, जो आइडियोलॉजी ये कहती है कि मेरा पति मुझे मारता तो है लेकिन प्यार भी करता है? अगर ये बदल गई तो शायद इतने बड़े बड़े कानूनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं आपका बिल्कुल सहमति में हूँ जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हम जो चाहे वो इतिहास में लिखे हों, चाहे कहानियों में लिखे हों, चाहे कविताओं में हो, अब वो मीडिया में आ रहे हैं, तो वो बहुत उनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उनका दायरा ज़्यादा है, उनकी रीच ज़्यादा है और वो इतनी सुंदरता से गलत संदेश देते हैं कि लोग उनको मानते हैं। तो ये बहुत एक, जिसे कहते हैं, ज्वलन मुद्दा है जिस पे सब लोग बहस कर रहे हैं और किस तरह से ये बदलाव आए। इनफैक्ट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट है और ये टेलीविजन एंड सैटेलाइट एक्ट है, ये सारे अधिनियम है, लेकिन इन पे अगर सख्ती से और सही तरह से लागू हो तो ये तरीके नहीं हो, लेकिन नहीं हो रहे। इस सवाल को मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सामाजिक सोच है इसको बदला कैसे जाए, और जो हमारे कानून बने हैं क्या उसका वास्तविक प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा है, और पड़ा है तो किस हद तक है? देखिए, ये जो सब बात हो रही है ना, मुझे काफ़ी देर से ये लग रहा है कि हम पूरा बोझ बदलाव का और सामाजिक सोच में जो गलतियां हैं या जो कमियां हैं वो महिला पर डाल रहे हैं। हर समय हम यही कहते हैं कि महिला कैसे इसको बदलेगी, लेकिन ये सिर्फ अकेली महिला की जिम्मेवारी नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है। और अभी हाल में ही आप दोनों ने इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की बात की वगैरह। ये मतलब मुझे लगता है कि सरकारी तौर से हमारी जो सरकार है, चाहे जिस भी पार्टी की हो, उसको इंस्टीट्यूशंस को दांत देने, ताकत देने से डर लगता है। तो महिला आंदोलन के लोगों ने लड़के नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को इस्टेब्लिश किया, उसके बाद सरकार ने उसको अपनी इंस्टीट्यूशन बना दिया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोग डाल दिए, उसमें उसको कोई पावर्स नहीं दिए, तो वो क्या कर सकती है? तो सरकार की तरफ से भी बहुत सी चीज़ें होनी है। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि कानून जो बने हैं उनका कोई असर पड़ा है? ज़रूर पड़ा है, कम पड़ा है लेकिन ज़रूर पड़ा है। दहेज की बात आज छिपी नहीं हुई है, चाहे आप कहें कि बढ़ गई है या फैल गया है, लेकिन छिपा नहीं हुआ है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हिंसा की बात आज सामने समाज के आ गई है। इन बच्चों को आप देखिए, 10 साल पहले क्या ये यहाँ बैठ के इनकी उम्र के बच्चे बलात्कार, हिंसा, औरत की स्थिति की बात कर सकते थे? क्या लड़के इस तरह के प्रश्न पोज करते जो आज कर रहे हैं? ये बदलाव आया है, सिर्फ कानून से नहीं आया है, लेकिन कुछ हमारे समाज में चीज बदलने लगी है, चाहे छोटे स्तर पे है। ये 16 दिसंबर के विरोध के बाद इतनी रिपोर्टिंग बढ़ गई है क्योंकि महिलाएं अपनी चुप्पी तोड़ रही हैं और वो यौन शोषण अब असहनीय है। वो समझ रही है कि लोग हमारा साथ देंगे, सरकार, पुलिस साथ देगी, तो डेफिनेटली बदलाव आ रहा है। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कृतियों का निर्माण न तो 10 साल में न तो एक डिकेड में होता है। संस्कृतियां लंबे समय से बनती हैं और लंबे समय में टूटती हैं। तो हम आजादी के बाद हमने दूसरी संस्कृति की तरफ मूव किया है, जिसको महिलावादी संस्कृति कह सकते हैं, आधुनिकता वाली संस्कृति कह सकते हैं, उस तरफ हमने मूव किया। लेकिन जो 60 साल का जो समय है, मुझे लगता है कि उतनी बड़ी जो 5000 साल से चीजें आई हुई उसको तोड़ने के लिए नाकाफी है। और ये चीजें टूटेंगी जब हम संरचनात्मक स्तर पे सोचेंगे, परिवार में, शिक्षा प्रणाली में, समाज में, हर तरह से सुधार की जब बात करेंगे, न कि पार्लियामेंट में, न कि संविधान के माध्यम से। संविधान के माध्यम जितना हम सुधार करना चाहते थे, हमें लगता है कि हम कर चुके हैं। कि इसका जवाब आप दें कि क्या 5000 साल पुरानी संस्कृति को तोड़ने के लिए 60 साल बहुत कम है? 60 साल कम तो हैं, लेकिन ये नहीं है कि नहीं हो सकता अगर जबरदस्त। और मैं आपको फिर यही बात कहूंगी कि प्रश्न जो हैं वो दूसरे होने चाहिए, और अगर आप दूसरी तरह से प्रश्न पूछने लग जाएं तो फिर सच्चाई भी बदलने लगेगी। जैसे कि आपने ये प्रश्न किया कि औरत क्यों सहती है, वो ये आदमी उसको पीटता है सुबह और रात को आके उसको प्यार करता है और वो सह लेती है। आप ये प्रश्न पूछिए कि वो कमबख्त उसको क्यों पीटता है और उसके साथ फिर जाके प्यार जताता है, ये क्यों नहीं पूछते? उसके बारे में कभी नहीं पूछा, क्योंकि उसका बिहेवियर नेचुरल लगता है,
और वो बेचारी जो सह रही है, जो अपने परिवार को सहज रखने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में आप पूछ रहे हो। जी प्रश्न उसके उल्टा पूछिए, तब सच्चाई बदलेगी। मेरा क्वेश्चन चारू मैम से है। अभी आपने कहा था कि अगर महिला किसी चीज़ का विरोध करती है तो सभी सपोर्ट करेंगे, आपने पुलिस का उदाहरण दिया था। तो जैसे अभी आसाराम बापू का केस हुआ था, उसमें एक बच्ची के साथ रेप किया गया, तो उसमें क्या कारण था? उनका इंतज़ार किया गया सम्मन भेजने के लिए, उन्होंने सम्मन एक्सेप्ट करने के लिए भी इंतज़ार किया जी। तो वहाँ पर विरोध हुआ, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? जी नहीं, मैं आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ। गलत तरह के लोग जो अपने आप को भगवान कहते हैं और इस तरह की गलत काम करते हैं, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो सब कानून के सामने एक होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में सब एक नहीं है। रूल ऑफ लॉ डज नॉट अप्लाई। एक आम आदमी होता तो उसको फौरन गिरफ्तार करते। इसको 30 तारीख की रात दी गई, 30 तारीख की रात, और कल पूरे, जहाँ तक मुझे लेटेस्ट पोजीशन नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है। और इस तरह से लोग जिस पे हमारे देश में गवर्नमेंट नहीं, डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट चाहिए, और जो वो जवाब दे रहा है कि वो लड़की मानसिक उसकी स्थिति ठीक नहीं है, मैं तो कहती हूँ ये तो और भी गंभीर बात है। मेरा क्वेश्चन ये है कि चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन, सब में महिलाओं की लगभग एक जैसी स्थिति है, तो कॉमन उनके लिए क्या किया जा रहा है? कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, कॉमन एक बिल ऑफ राइट्स होना चाहिए, जो जस्टिस वर्मा कमेटी ने बिल ऑफ राइट्स की बात की, और राष्ट्रीय महिला आयोग इसका अभियान आगे कर रहा है, और एक स्टैट्यूट जिसमें वायलेंस ही नहीं, भेदभाव और हिंसा दोनों को उनको उनके उपचार के लिए। उसका सवाल बहुत अच्छा है कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किस तरह से उनको एक कॉमन राइट मिलना चाहिए, उनको कॉमन अधिकार मिलना चाहिए। इसमें कानून के लेवल पे अगर देखा जाए तो पता नहीं, मैं आपकी बात पे कमेंट नहीं करूंगी कॉमन सिविल कोड, क्योंकि आज जो कॉमन सिविल कोड समझा जाता है वो ज्यादातर किसी राजनीतिक दल का एजेंडा है, कुछ हर कम्युनिटी के ऊपर थोपने का, जिससे मैं एग्री नहीं करना चाहूंगी। लेकिन हमारी ये पोजीशन है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस कानून, हमारा ये कहना है इक्वल राइट्स इक्वल लॉज। राइट्स भी समान हो मर्दों के और औरतों के भी, और हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई के भी। तो इट्स अ मल्टी डायमेंशनल थिंग। आई जस्ट ऐड एक छोटी सी चीज इसको, कि सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी है, अपने आप को आत्मसम्मान से देखना है। मेरे ख्याल सबसे पहला कदम वो होता है। ये नहीं सोचिए कि हमें कानून दिए गए हैं, ये देखिए कि उन कानूनों के लिए बहुत लड़ाई की गई थी, और जिन लोगों ने लड़ाई की थी उन्होंने अपने आप को कुछ समझ के आगे लड़ाई की थी, और अब आप पर अब ये निर्भर होता है कि आपको ये लड़ाई जारी रखनी है, नहीं तो कहीं नहीं पहुंचोगे। और ये भी नहीं सोचिए कि चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, चाहे धर्म के नजरिए से मत सोचिए जी। तो अपने आप को इंसान समझ के हमारी चलिए। सरकारों ने संविधान में बहुत सारे कानूनी हक दिए हैं महिलाओं को, लेकिन जरूरी यह है कि महिलाएं परंपरा का बोझ अपने सिर पर लाद कर न चले, बल्कि अपने लिए जगह बनाते हुए अपनी सोच को बदलकर आगे बढ़ने की तरफ बढ़े। तभी शायद ये जो कानून, ये जो अधिकार और ये जो बराबरी की बातें कही जा रही हैं, ये उनको स्वतः हासिल हो सकेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पुरुषों का खास तौर से धन्यवाद जिन्होंने इस पूरे चर्चा में सहयोग किया। बहुत धन्यवाद।